हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइट स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप? आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन एंड फैंटास्टिक। तो हमारा टॉपिक चल रहा था भाई 10th क्लास का चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके 2 लेक्चर हो गए। 2 लेक्चर में हमने आपको क्या क्या कवर कराया, हम बात कर लेते हैं जरा थोड़ी सी। हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन आई क्या होती है ना, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ह्यूमन आई के पार्ट्स पढ़े थे ना, ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, बल्कि पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने बाद में पढ़ाया था, पहले डिफेक्ट पढ़े थे, आई में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है भाई। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में प्रिज्म पढ़ा था। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के कुछ टाइप्स मैंने बताए थे आपको। रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है, ठीक है, ट्राइंगुलर प्रिज्म होता है। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, ट्राइंगुलर प्रिज्म है। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगुलर प्रिज्म है। ट्राइंगुलर प्रिज्म पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन क्या होता है प्रिज्म से, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है, मतलब क्या क्या कंडीशन होती है। फिर उसके बाद हमने डिस्पर्जन पढ़ा था, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्जन में मैंने आपको बताया था कि जो लाइट होती है वो 7 पार्ट्स में, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है ना। उनको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, बैंड्स को, जो अलग अलग बैंड होते हैं, विबग्योर से उसको डिनोट करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है। हमने फिर लास्ट टॉपिक पढ़ा था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसमें कुछ लेयर्स होती हैं एयर में, और वहां से जैसे लाइट ट्रेवल करती है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वहां पर उसका कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन होता रहता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, continuously refraction through layers of atmosphere, या एयर बोल सकते हो आप, एटमॉस्फेयर। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज के हमारे टॉपिक हैं कुछ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हमें एक चीज और कवर करनी है आज। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हमें पढ़ना है नेचुरल फिनोमिना कौन कौन से होते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। ठीक है, नेचुरल फिनोमिनास पढ़ेंगे हम कौन कौन से होते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में आता है टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है। फिनोमेना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चलिए लिखे हुए नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। ऐसे ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट के भी कुछ फिनोमेना पढ़ेंगे, जैसे हमारा अर्थ जो है वो स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, वो सारी चीजें हम उसमें पढ़ते हैं। हमारा कल का टॉपिक था भाई लास्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हमने आपको बताया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज दे पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। बताया था मैंने कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब लाइट होकर जाती है तो एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती हैं, उनका कंटिन्यूस क्या होता रहता है, रिफ्रैक्शन होता रहता है। ठीक है भाई। दिस हैपन बिकॉज द एटमॉस्फेयर लेयर हैव द डिफरेंस ऑप्टिकल डेंसिटीज। अलग अलग डेंसिटी होती है हमारी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जैसे एयर होते हैं उसके मॉलिक्यूल कहीं पास होते हैं कहीं दूर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिफ्रैक्शन होता रहता है। एग्जाम्पल बताया था कि जो स्टार जो चमकते हैं उसका रीजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। चलिए, मतलब स्टारों का चमकना नहीं, टिमटिमाना। नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना होते हैं। सबसे पहला है हमारा stars when seen near to horizon appear slightly higher than their actual position due to atmospheric refraction। देखो क्या है, स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन थी वो ये है भाई, ये एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है, हॉरिजॉन के पास। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें कहाँ दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देता है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा, पढ़ते हैं हम कैसे कैसे है। The refractive index of Earth's atmosphere in general increasing from top to bottom। देखो जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, मैंने बताया था आपको कि जब अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है वो कुछ ठंडी लेयर है, और जब ठंडी लेयर होती है तो उसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, दूर दूर नहीं होते। फिर हम नेक्स्ट लेवल में लेयर में आएंगे तो कुछ गर्म हो जाएगी, गर्म होने पर उसके मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे। तो हमारी जो अपर लेवल थी, जो हमारी अपर लेयर है वो क्या है भाई, वो एक डेंस मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और जो हमारी लोअर लेयर है वो क्या है, एक रेयर मीडियम है।
रेयरर मीडियम। रीजन, ये कोल्ड होती है और ये वाली हॉट होती है, ठीक है भाई। जैसे जैसे कोई चीज गर्म होती जाएगी हमें पता है उसके मॉलिक्यूल दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे तो एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी हमारी लाइट। और हमें पता है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो क्या होता है, उसको सपोज दैट ये अर्थ है, अर्थ की फिर लेयर्स आएंगी इस तरह से। अब यहां से नॉर्मल है तो ये नॉर्मल से दूर हटती चली जाएंगी, सभी को पता है ये, ठीक है भाई। तो इस वजह से जो हमें हमारे स्टार होते हैं वो हॉरिजॉन पर हमें कुछ ऊपर दिखाई देते हैं, हाइट ज्यादा लगती है। और देखते हैं आगे। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार नियर टू हॉरिजॉन हैज टू ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। फिर कुछ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जो हमारे बाहर वाली लेयर्स हैं, अर्थ के बाहर वाली लेयर्स, वहां तो कुछ है ही नहीं, फिर रेयर में आई। अब जब बाहर कुछ नहीं था तो वो एक रेयर मीडियम हो गया। अब जब अर्थ में अंदर आई, अर्थ में आने के बाद वो एक डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। मतलब कंडीशन क्या होती है, कभी नॉर्मल से दूर हटती है, कभी नॉर्मल के तरफ झुकती है, अलग अलग कंडीशन में वो चलती रहती है। जिसकी वजह से हमें जो स्टार है वो कैसे दिखाई देते हैं, स्लाइटली हायर दिखाई देते हैं। मतलब अपीयर होते हैं, लगते हैं, बस होते नहीं है। उनकी कंडीशन यहां है, मैंने बताया एक्चुअल पाथ ये है, ये एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन दिखाई कहां देगा, यहां दिखाई देगा। रीजन क्या है, जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वो नॉर्मल से कभी दूर हटेगा, कभी नॉर्मल के पास आएगा। ये हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में भी देखेंगे, ठीक है। नीचे जैसे आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा, ठीक है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो हमारी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, हमने पढ़ा है ना, n इक्वल टू सी अपॉन वी। तो v इक्वल टू आ जाएगा c अपॉन n। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही कम स्पीड होगी। जैसे आप सभी को पता हो जो डायमंड होता है, डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हैज द, जितने भी हमारे अर्थ पर ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डायमंड का होता है। और इसीलिए डायमंड जो है वो सबसे ज्यादा चमकता है, मोस्ट लस्ट्रस है, आपको पता होगा, क्योंकि उसमें जो लाइट है वो सबसे कम स्पीड से ट्रेवल करेगी, उसके अंदर ज्यादा रहेगी, उसके बाहर जाने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, जिसलिए लाइट उसमें सबसे ज्यादा चमकती है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ऐसा होता है जब सुबह में हम देखते हैं तो सनराइज होने से करीब 2 मिनट पहले हमें सूरज दिखने लगता है, और जब शाम होती है, शाम होते होते जो सूरज होता है, सन होता है, वो डूबने के बाद भी हमें लगभग 2 मिनट तक दिखाई देता है, ठीक है। देखेंगे, द सन अपीयर्स अबाउट 2 मिनट अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज एंड रिमेन विजिबल फॉर अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। ये क्या बताया कि 2 मिनट लगभग दिखता रहता है वो सनराइज होने से और सनसेट होने के बाद। सनराइज होने से 2 मिनट पहले तक और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें जो है सन दिखता रहता है। रीजन क्या है, देखेंगे। When the sun is below the horizon, the layers have to pass from rare to denser medium. Same condition. होता यहाँ है लेकिन दिखता यहाँ है। देखिए जरा, सन की ओरिजिनल पोजीशन होती है लेकिन हमें यहाँ पर अपीयर होता है। रीजन क्या है इसका, सेम रीजन है जो हमारा स्टार्स का है। स्टार्स ऊपर क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते हैं, जिससे उनका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होने से उसकी जो हाइट है हमें ज्यादा अपीयर होती है, ठीक है भाई। चलिए, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट इज अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स। बताया जैसे मैंने अभी कि जो टाइम होता है, टाइम पीरियड लगभग 2 मिनट का होता है, ठीक है। सो rays bend towards the normal, as a result the sunset appears higher than its actual position. जब रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी तो क्या होगा, हमें
जो पोजीशन दिखाई देगी वो ऊपर दिखाई देगी उसकी एक्चुअल पोजीशन से। होना यहाँ था लेकिन दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ दे रहा है। रीजन क्या है, वही रीजन जो हमारा सेम स्टार्स का है। स्टार्स होते यहाँ है, दिखते यहाँ है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है, अर्थ की कुछ लेयर्स हैं, लेयर्स से हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, जिससे हमें जो सन है वो हायर पोजीशन पर दिखाई देता है, या 2 मिनट पहले ही दिखना शुरू हो जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कह सकते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। द ट्विंकलिंग ऑफ a star is due to the way starlight is refracted by Earth's atmosphere। मतलब स्टारलाइट आती है ना, सन से, स्टार से लाइट आएगी, वो क्या होता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्शन करती रहती है। ठीक है, रिफ्रैक्ट होती रहती है। उसके बाद एज sunlight enters the atmosphere it bend continuously because the refractive index over change gradually। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं उनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होता रहता है। मैंने बताया लेयर्स हैं, उनमें मॉलिक्यूल्स किसी में पास हैं, किसी में दूर हैं। देखो इस तरह से ये लेयर है, इससे फिर इधर आया, फिर इधर चला गया, फिर सीधा आ गया, फिर सीधा गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। तो ये क्या होती है, झुकती रहती है नॉर्मल की तरफ, है ना। यहाँ से यहाँ आने में देखो अलग पोजीशन पर आया, फिर इधर को एक दूसरी लेयर में गया, फिर सीधा रहा इस लेयर में, फिर भी सीधा रहा, फिर इस लेयर से इस लेयर में गया, फिर इस वाली लेयर में। तो जैसे जैसे लेयर चेंज करेगा वैसे वैसे इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। ठीक है भाई, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वो मतलब कंडीशन क्यों होती है, वो होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत बार मैं इस चीज को बता चुका हूँ। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट मेक्स द स्टार्स अपीयर स्लाइटली हायर इन द स्काई, अभी हमने जैसे पढ़ा, देन इट्स एक्चुअल पोजीशन पर्टिकुलरली व्हेन इट इज नियर द हॉरिजॉन। जब हॉरिजॉन के पास होता है तो वो हमें ज्यादा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। एडिशनली the stars apparent position shift because the atmosphere's condition are always changing। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमेशा चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो पोजीशन है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। since stars are so far away then they appear as a point source। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्स हैं वो एक पॉइंट सोर्स की तरह अपीयर होते हैं लाइट की। This light's variation in light path causes the star's brightness to fluctuate। जो उसकी ब्राइटनेस होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्चुएट तो करेगा। ठीक है भाई, दिस फ्लक्चुएशन वेयर द स्टार सीम्स टू ब्राइटन एंड डिम क्रिएट्स द ट्विंकलिंग ऑफ इफेक्ट। ट्विंकलिंग इफेक्ट या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोल सकते हो। मतलब क्या होता है, जिसका फ्लक्चुएशन होता है, कभी ऐसा लगता है बुझ गया, कभी जल गया, है ना, तो हमें बहुत दूर से दिखाई दे रहा है। अब बहुत दूर से हम किसी चीज को देखें गौर से तो क्या होता है, वो कभी ऐसा लगता है कभी बुझ गया कभी जल गया, इस तरह से लगता है ना, ट्विंकल करता रहता है। उसी इफेक्ट को तो ट्विंकलिंग ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। उसका रीजन क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बहुत दूर बहुत 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 दूर से आ रहा है ना। अब जैसे बहुत दूर से आ रहा है स्टार, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट ने क्या किया, जैसे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो एंटर करना शुरू करेगा तो एटमॉस्फेयर की लेयर उसको मिलेंगी। अब उन लेयर से उसका क्या होता रहेगा, रिफ्रैक्शन होता रहेगा। तो जैसे जैसे उसका रिफ्रैक्शन होता रहेगा, उस रिफ्रैक्शन की वजह से वो क्या होगा, वो कभी डिम दिखाई देगा हमें, कभी ब्राइट दिखाई देगा। ठीक है भाई, कभी डिम दिखाई देगा, कभी ब्राइट दिखाई देगा, क्योंकि बहुत देर से दूर से हम उसको देख रहे हैं, फ्लक्चुएट करता रहेगा। इसी की वजह से हमें स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। कभी ऐसा लगता है डिम हो गए, कभी ऐसा लगता है ब्राइट हो गए। तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलते हैं। व्हाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल। अब प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, देखो मैंने अभी बताया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने अभी पीछे आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं, जबकि जो हमारा अर्थ होता है वो एक पॉइंट सोर्स की तरह काम नहीं करता। कैसे काम करता है, हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करते हैं। मतलब बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत दूर से नहीं है, वो पास है ना। देखो, प्लैनेट्स बीइंग मच क्लोजर टू अर्थ एज व्यूड एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ द लाइट रेदर देन द पॉइंट सोर्स। जब ये पास हैं तो ये हमें पॉइंट सोर्स नहीं लगते। कैसे दिखाई देते हैं, ये हमें दिखाई देते हैं भाई एक्सटेंडेड सोर्स, बड़ी सोर्स, है ना। आप किसी बड़ी लाइट को देखो, है ना, तो क्या होगा, वो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो फ्लक्चुएट हो रही है, क्योंकि हम उसको पास से देख रहे हैं ना। बड़ी सी लाइट है, उसको पास से देख रहे हैं, फ्लक्चुएट होती हुई नहीं दिखाई देगी। सेम ऐसे ही बहुत दूर हम किसी लाइट को देखने की कोशिश करें, सब दिखाई नहीं देगी,
ना। तो बहुत दूर हमारा जो होता है वो पॉइंट सोर्स कहलाता है। पॉइंट सोर्स में क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है वो बुझ गई, मतलब बंद हो गई, कभी कभी ऐसा लगता है वो जल गई, मतलब कभी डिम होगी कभी ब्राइट होगी, तो उस कंडीशन में वो हमें दिखनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो ये है ये एक एक्सटेंडेड सोर्स है, इसलिए नेगेटिव नहीं होता। सिंपल सी बात तो यही है, ठीक है। आगे देखते हैं। When a planet is considered as a collection of numerous tiny point sources of light, the variations in the light from these individual sources average out to zero. अगर हम इसको पॉइंट सोर्स मान भी लें, मतलब उसके अंदर कुछ लाइट तो है, अगर हम उस कंडीशन में उनको एज अ पॉइंट सोर्स कंसीडर कर कर चलें तो क्या होता है, हमने पॉइंट सोर्स मान तो लिया लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं, और उस कंडीशन में वो क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है भाई। एज अ रिजल्ट द ओवरऑल लाइट इंटेंसिटी एंटरिंग आवर आईज रिमेन रिलेटिवली स्टेबल। इतनी सारी लाइट आती है तो वो हमें क्या लगती है, स्टेबल लगती है, ठीक है। विच एलिमिनेट्स द ट्विंकलिंग इफेक्ट सीन विद स्टार्स। मतलब जैसे हम स्टार में ट्विंकलिंग इफेक्ट देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्योंकि वो दूर है, और जब हम दूर से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो पॉइंट लगेगा। आप पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखने की अगर हम कोशिश करें तो कभी ऐसा लगता है वो डिम है कभी ब्राइट है, लेकिन ये कंडीशन प्लैनेट में नहीं होती, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, और बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी को अगर आप देखोगे तो वो एक कंटिन्यूअसली दिखती रहेगी, है ना, कभी ना कम होगी ना ज्यादा होगी। अपनी बात समझ आई होगी, आई होप, ठीक है। इसलिए प्लैनेट नहीं समझते। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है भाई? लाइट स्कैटरिंग occurs when light waves interact with particles or structures in a medium, causing the light to spread out in a multiple direction. सीधा मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, लाइट का फैलना, है ना, क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है, सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल, ठीक है। जब लाइट वेव पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है और स्ट्रक्चर्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं किसी मीडियम के, तो हमें पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, पार्टिकल तो बहुत 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 छोटे हैं, ठीक है भाई, तो क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन होता है इधर उधर अलग अलग डायरेक्शंस में। तो बहुत सारी वेव्स हैं आगे पीछे चल रही हैं, कोई इधर को जाएगी कोई इधर को जाएगी, तो क्या होता है, लाइट ऐसे फैलनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि विंडो वगैरह लगी होती हैं घरों में, है ना, और विंडो से आने वाली लाइट में आपको सेम बिल्कुल पार्टिकल्स दिख जाएंगे, क्लियरली विजिबल होते हैं, पार्टिकल्स क्लियरली विजिबल। क्लियरली विजिबल होते हैं भाई। अब जब ये क्लियरली विजिबल होते हैं तो आपने कभी अगर ध्यान से देखा हो, उस कंडीशन में क्या होता है, जो लाइट होती है हमारी उन पार्टिकल्स के साथ स्कैटर होनी शुरू हो जाती है, मतलब फैलनी शुरू हो जाती है। एक छोटी सी विंडो होती है लेकिन लाइट ऐसे चारों तरफ को फैलती है, उसमें ऊपर को भी ऐसे जाएगी, नीचे को भी ऐसे जाएगी और ऐसे जाती है विंडो से, है ना। सपोज दैट ये कोई विंडो है, तो विंडो से जो लाइट जाती है वो इस तरह से जाती है, सॉरी इस तरह से जाती है फैलती हुई। यहाँ पार्टिकल्स सीन होते हैं, हमें छोटे 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 पार्टिकल्स हमें सीन होने शुरू हो जाते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। मल्टीपल डायरेक्शंस में होता है स्कैटर, मैंने बताया अभी, वो कभी किधर लेफ्ट कभी राइट कभी ऊपर कभी नीचे चारों तरफ को फैलनी शुरू हो जाती है। लाइट इंटरेक्ट्स with objects to create remarkable natural phenomena such as the blue sky, the color of the deep sea water and the red house of sunrise and sunset. use है sorry red use of sunrise and sunset. इसकी वजह से क्या होता है, हमें स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि हम कुछ फिनोमिना पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो होते हैं, है ना। जो हमारा डीप वाटर है वो भी हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है ना। आपने सुना होगा ब्लू प्लैनेट है अर्थ, उसका रीजन भी क्या देते हैं कि अर्थ में 71% ऑफ वाटर है ना, 70.889 के समथिंग, 71 के समथिंग अप्रोक्सीमेट वाटर है ना, 71% वाटर है। और वाटर का जो कलर दिखाई देता है वो दिखाई देता है हमें ब्लू। क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सेम एज जैसे स्काई ब्लू दिखाई देता है, ऐसे ही आप बोल सकते हो कि सी भी ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। और दूसरा रेड यूज होते हैं किसके, सनराइज और सनसेट के टाइम पे, जो आपने देखा होगा जो सन होता है उसका कलर कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, ठीक है भाई। while the path of light in a tear solution is visible, it becomes visible in a colloidal solution due to the larger particles in size. ये मैं अभी बताऊंगा आपको, सही समझ में आएगा। आगे हमें पढ़ना है टिंडल इफेक्ट, क्योंकि ये जो हमने अभी पढ़ा है ये एज एन एग्जांपल बताऊंगा, और ये रहा
सारा एग्जाम्पल सॉल्यूशन में ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या है? अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ डाइवर्स मिक्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। सभी को पता है कि अर्थ में बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्मोक हो गया, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, ठीक भाई, डस्ट हो गई, और एयर मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना। एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारी कंडीशंस हैं। तो क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया विंडो से हम देखते हैं ना तो हमें डस्ट पार्टिकल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही हम टिंडल इफेक्ट में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विद दीज फाइन पार्टिकल्स इट बिकम विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग फिनोमेना। स्कैटरिंग फिनोमेना की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं, लाइट जो है वो फैलनी शुरू हो जाती है, ऐसे कह सकते हो। द टिंडल इफेक्ट is a true result of the diffuse refraction of light by collider particles in atmosphere। जो collider particles होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनकी वजह से क्या होता है, हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। एक होते हैं कोलाइडल, नॉन कोलाइडल, पता है आपको, केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, वो 9th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन आता है हमारा, मतलब हम समझते हैं टिंडल इफेक्ट होता क्या है। देखिए यहाँ से लाइट जाएगी, है ना, लाइट बीम है एग्जाम्पल, ये सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन है, वाटर है। अब वाटर से जब हमारी लाइट जाती है तो हमें कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वाटर है, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब वाटर के अंदर हमने क्या डाला, कुछ मिक्सचर डाल दिया, ठीक है भाई। अब मिक्सचर डालने की वजह से क्या है, ये मिल्क डाला, या मिल्क ले लिया, चलो वाटर नहीं लिया, विजिबल मिल्क ले लिया, ठीक है। मिल्क लेने के बाद जो हमारा ये हो गया, ये एक कोलाइड सॉल्यूशन हो गया। अब कोलाइड सॉल्यूशन से क्या हुआ, लाइट हमें जाती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ देखिए लाइट यहाँ से ऐसे निकल रही है, ये जा रही है, ठीक है भाई। जैसे ये आगे जाएगी तो देखिए अब ये इस वाले सॉल्यूशन में जब जाएगी तो ये फैलनी शुरू हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे जरा, लाइट का जो पाथ है वो बड़ा हो रहा है, स्टिल फैलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये पहले सॉल्यूशन से गई तो वो वाटर है, वाटर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो थोड़ी कम स्कैटर हुई, है ना। अब आगे पार्टिकल ने, कोलाइडल पार्टिकल ने थोड़ी ज्यादा स्कैटर हुई। आगे सस्पेंशन है, सस्पेंशन क्या होता है, मिल्क और फ्लोर का एक मिक्सचर है, बोल सकते हो आप ऐसे, सब मिक्सचर ही है ये, ठीक है। तो उसमें ज्यादा विजिबल हो गई, है ना। डिपेंड करता है कि हमने सॉल्यूशन कैसा लिया है ना। अभी देखेंगे, अभी आगे उसमें और भी लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। फिलहाल हमने क्या पढ़ा कि जो एटमॉस्फेयर होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट जब किसी मिक्सचर से या कहीं ऐसी कंडीशन में, जैसे ट्री वगैरह है, आपने देखा होगा ट्री से लाइट स्कैटर होती है ना। जंगल वगैरह में गए आपने, मूवीज वगैरह में देखा होगा कि ट्रीज होते हैं, ट्रीज में लाइट आती है, सनलाइट आने के बाद वो ऐसे फैल जाती है। उसका रीजन क्या है, टिंडल इफेक्ट है, ठीक है भाई। टाइनी पार्टिकल्स, क्योंकि वहां पर स्मोक है, डस्ट है, तो एयर मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है भाई। वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी होता है जंगल में सुबह के टाइम में, तो वहां पे क्या होता है, जब लाइट आती है तो वो फैलनी शुरू हो जाती है। मोस्टली सनराइज के टाइम पे दिखाई देता है और सनसेट के, मोस्टली इसका इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट जो दिखाई देता है सनराइज और सनसेट पर दिखाई देता है, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अब सनसेट में भी बिल्कुल क्लियरली जब सनसेट हो जाए उसके बाद नहीं दिखाई देगा, और क्लियरली जब सनलाइट हो जाए तब भी नहीं दिखाई, मतलब ड्यूरिंग लिख सकते हैं कि जब सनराइज हो रहा हो और सनसेट हो रहा हो तो इसका इफेक्ट ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। वो टाइनी पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं स्कैटरिंग फिनोमेना की वजह से, ठीक है भाई। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया क्या होता है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, अ सनबीम एंटरिंग स्मोक फिल्ड रूम, जब हम स्मोक फिल्ड रूम में कोई सनबीम जाती है तो क्या होता है, मेकिंग पार्टिकल विजिबल। सिंपल सी बात है, हमें पार्टिकल्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। एंड सनलाइट पासिंग थ्रू मिस्टी फॉरेस्ट कैनोपी, जैसे मैंने बताया फॉरेस्ट से जाती है, ठीक है। वेयर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स स्कैटर लाइट, जहां पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, डस्ट होती है, और भी चीजें होती हैं, मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनसे लाइट का क्या होने लग जाता है, स्कैटर होने लग जाता है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही मैं बोल सकता हूँ कि टिंडल इफेक्ट है, ठीक है भाई। द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज विद वेरी फाइन पार्टिकल्स प्राइमरली स्कैटरिंग द ब्लू लाइट। जो छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं उनसे अगर रिफ्लेक्शन होता है तो हमें क्या दिखाई देती है, ब्लू लाइट दिखाई देती है, ठीक है। और अगर थोड़े बड़े हो जाएं तो वो डिपेंड करेगा वो कितना उनका साइज है। ज्यादा बड़े हैं तो हो सकता है रेड भी दिखाई दे, है ना। कम है तो ब्लू ग्रीन येलो, है ना, ब्लू ग्रीन येलो कुछ भी दिख सकता है। इफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ द स्कैटर्ड लाइट में अपीयर व्हाइट, अगर ज्यादा है तो स्कैटर लाइट व्हाइट भी दिखाई दे जाएगी, और भी ज्यादा बड़े हो जाए तो, ठीक है भाई। चलिए, व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर
स्काई ब्लू। क्लियर स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू क्यों होता है? ठीक है भाई, देखते हैं। सनलाइट रीचेस अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। जब सनलाइट आती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो वो सारे डायरेक्शन में क्या होनी शुरू हो जाती है? स्कैटर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, देखो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, हमारी लाइट स्कैटर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है भाई, बाय द ऑल द गैसेस एंड पार्टिकल्स इन द एयर, जितने भी एयर और गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन द अदर कलर्स बिकॉज इट ट्रेवल्स शॉर्टर स्मॉलर वेव्स। देखिए, हमने पढ़ा था ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट में कि जो रेड होता है वो सबसे कम बैंड हुआ है। ठीक है भाई, मैंने बताया था कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो 1/वेव लेंथ के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब कि जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी ही कम वेव लेंथ होगी। ठीक है, अगर मैं एंगल को बढ़ाऊं, जैसे मैंने एंगल को यहां बढ़ाया, तो वॉयलेट की वेवलेंथ कम है और रेड की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली proportional to wavelength of light। और डिपेंड्स ऑन द कलर होता ही है, मतलब कि जिसका ज्यादा एंगल है वो वेवलेंथ उसकी कम है। सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका है, वॉयलेट का है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे रेड होता है, रेड हमें सबसे दूर से दिखाई देता है। मैंने बताया था डेंजर बर्ड साइन क्यों लगे होते हैं, उसका रीजन यही होता है। ठीक है भाई, चलिए देखेंगे क्या है। ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन द अदर कलर बिकॉज इट ट्रेवल्स शॉर्टर स्मॉलर वेव्स। इसकी वेव स्मॉलर होती है, तो ये क्या होता है, सबसे कम ट्रेवल करता है। दिस इज वाई वी सीन क्लियर ब्लू स्काई मोस्ट ऑफ द टाइम। इसी वजह से हमें सबसे ज्यादा जो दिखाई देता है वो ब्लू स्काई दिखाई देता है। अब इसमें कंडीशन आती है, आपने शाम के टाइम में देखा होगा मोस्टली एट द टाइम ऑफ सनसेट, थोड़ी देर पहले, सनसेट से कुछ ही देर पहले आपने अगर ध्यान दिया हो, जो हमारा सन होता है वो भी रेड होता है, हम बताएंगे उसका रीजन अभी। और जो हमारे क्लाउड्स होते हैं वो भी कैसे दिखाई देते हैं, रेड दिखाई देते हैं, अगर किसी ने गौर से ध्यान दिया हो। ठीक है, उसका भी रीजन यही होता है कि जो रेड कलर होता है वो सबसे कम बैंड होता है, लीस्ट डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन होता है इसका, और इसीलिए इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, मतलब सबसे ज्यादा दूर तक हम उसको देख सकते हैं। लेकिन ब्लू क्या होता है, ब्लू की वेवलेंथ कम है, वो फैलता ज्यादा है ना। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब वो फैलेगा ज्यादा, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है भाई, चलिए, दिस इज व्हाई वी सी ब्लू स्काई मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए, मैंने बताया कि जब हमारे सनलाइट आती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पड़ती है, तो इसके टाइनी पार्टिकल्स के साथ इसका क्या होना शुरू हो जाता है, स्कैटर होनी शुरू हो जाती है। और स्कैटर होने में अलग अलग कलर्स में डिवाइड होगी। जैसे मैंने बताया कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसा कलर देते हैं, ब्लू लाइट का कलर देते हैं। अगर वेरी फाइन, वेरी छोटे, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स, अच्छे पार्टिकल्स हैं, तब हमें कैसा कलर देंगे, ब्लू कलर देंगे। लेकिन वहीं अगर कोई और पार्टिकल होते तो हमें और भी कलर देते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि दूर से हम किसी चीज को देखेंगे तो रेड दिखाई देगी, ज्यादा दिखाई देता है रेड, लेकिन फैलता सबसे ज्यादा कौन सा है, ब्लू। इसी वजह से जो स्काई होता है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। मिराज क्या है भाई, मिराज is a naturally occurring optical phenomena in which light rays bend via refraction of produced a displaced image of the distant object or the sky। कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, एट डेजर्ट में मोस्टली ये होता है मिराज। जब इंसान कोई डिजर्ट में होता है तो देखता है, उसको ऐसा लगता है थोड़ी दूर देखेंगे तो पानी लगेगा, ऐसा फील होगा जैसे वाटर है ना। तो क्या होता है, हमें ऐसा फील होता है, होता नहीं है रियल में। उसका रीजन क्या है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो हमारी इमेज होती है वो डिस्प्लेस्ड हो जाती है।
क्या हो जाती है, डिस्प्लेस्ड हो जाती है। मतलब कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ होता है लेकिन दिखेगा कहाँ, यहाँ दिख गया, ठीक है, ये अपेरेंट है और ये एक्चुअल है। एक्चुअल में यहाँ था लेकिन दिखाई कहाँ दिया, यहाँ दिखाई दिया। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है मिराज। मिराज एक नेचुरल फिनोमिना है जो किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की। इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आता आपका, सिर्फ ये पूछ लेता है रीजन क्या है, रीजन है बस रिफ्लेक्शन, इतना आप याद रखेंगे। होता कहां पर है, मोस्टली डिजर्ट में, ठीक है। जब इंसान ज्यादा प्यास के बारे में सोचता है ना तो पानी दिखना शुरू हो जाता है। गेम होता है, देखा होगा अगर आपने, चलो गेम के बता रहे हैं, अनचार्टेड गेम है, अगर आपने देखा हो अनचार्टेड 3, उसमें सेम ऐसे ही दिखाया है। चलिए खैर देखते हैं आगे। एक टॉपिक रह गया हमारा, why does the sun appear red at sunrise and sunset। सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो सन होता है वो हमें रेड क्यों दिखाई देता है। जो मेरा अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि जो रेड होता है वो सबसे लीस्ट बैंड कलर होता है जिसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है, ठीक है। लिख देते हैं द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर इन विबग्योर, विबग्योर में, ठीक है। विबग्योर में रेड कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो लीस्ट होता है। देन इट्स वेवलेंथ इज हायर, या हाईएस्ट बोल सकते हो, जिसकी वजह से इसकी वेवलेंथ जो होती है वो हाईएस्ट होती है। और इसी की वजह से जो हमें स्काई होता है, मतलब जो सन होता है वो कैसा अपीयर होता है, रेड अपीयर होता है। जैसे ये हम है और सपोज दैट ये सन है, तो हमारे पास ये एट द हॉरिजॉन बहुत दूर होगा, हॉरिजॉन से सबसे दूर होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये हमारे पास सबसे दूर होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, ठीक है भाई। सनराइज और सनसेट के टाइम पे, सपोज दैट ये सनसेट है, ये सनराइज है, तो हम हॉरिजॉन की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। अब मैं इसको अगर यहाँ लेकर आता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये ऐसे ट्रेवल करेगा, सभी को पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा केपलर्स लॉ में, जो हमारा सन होता है वो इस तरह से, या हम बोल सकते हैं कि हमारा अर्थ ऐसे ट्रेवल करता है सन के, तो ये जो होता है हमारे सबसे ज्यादा पास होता है कब, जब ये वर्टिकली होता है, ऐसे बोल सकते हो आप, ऐसे नहीं होता है ऐसा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक, अगर मैं पूरी बात करूं, मैंने कर ही दिया, चलो मैं पूरी बात कर लेता हूँ। ये एक एलिप्टिकल पाथ होगा, चलो बना लेते हैं एक एलिप्टिकल पाथ होगा जिसके दो फोकस होते हैं, एक फोकस पर सन होता है और एक फोकस पर हमारा अर्थ जो है वो ट्रेवल करने लगता है। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो हमारा अर्थ होता है, मैं ऐसे कह सकता हूं, वो सन से सबसे ज्यादा दूर होता है एज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसकी वजह से जो रेड कलर है वो हमारा कैसा है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड sunset the sun is much further at horizontal axis, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर सबसे ज्यादा दूर होता है, ये दूर होता है मच फर्दर, लेकिन हमने ज्यादा दूर लिखा है बस ऐसे ही, ठीक है। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर इन विबग्योर इज द लीस्ट, सबसे कम लीस्ट जो होता है एंगल ऑफ डेविएशन रेड का होता है, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और दूर वाली चीज
डिपेंड करती है किस पर, वेवलेंथ पर, कि क्या दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा, सबसे ज्यादा दिखाई देगा रेड कलर। एक्चुअल में रेड नहीं होता, जब हमारा ऊपर आ जाता है तो आपको येलो भी दिखाई देता है, ऑरेंज भी दिखाई देता है, लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमेशा रेड दिखाई देता है, क्योंकि वो हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से सबसे ज्यादा दूर होता है, और दूर होने की वजह से जो उसका एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे कम है, ये हमने पढ़ा है, और जो उसकी वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, तो वेवलेंथ की वजह से वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है भाई, आई होप आज का टॉपिक सभी को समझ आया होगा। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका डाउट आपको करा देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।